फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम लर्निंग क्लासेज और टेक्निकल साइड बोर्ड द चैनल सर सेम। और दोनों का मोटो और एम जो है कि ठीक है, अनप्रेस्टिजियस और प्रिविलेज्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो उन तक अपने बात को रखना, उनके क्लासेस को रन कराना, ठीक है मुहैया कराना, अपना स्टडीज़ को मुहैया कराना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है जो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? सिग्नल होता है, एक सिग्नल जो हम बोल रहे हैं, ये सिग्नल ही एक फॉर्म ऑफ सिग्नल है। दिस इज अ माइक्रोफोन, ये दिख रहा है आपको, दैट इज अ माइक्रोफोन और ये सिग्नल है। दिस इज अ माइक्रोफोन एंड व्हाट आई एम सेइंग इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। दिस इसी को बोलते हैं क्या? इस सिग्नल। ठीक है, तो इस माइक्रोफोन से क्या हो रहा है? इस माइक्रोफोन से जो है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो इस माइक्रोफोन उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर रहा है। इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को चेंज करने के बाद क्या होता है कि मैं इसको सुपर पोजिशन करता हूँ या फिर मैं इसको ट्रांसमिट करता हूँ। ट्रांसमिट करने के लिए मेरे फ़ोन में एंटीना होता है, मेरे कंप्यूटर में एंटीना होता है, मैं उसको ट्रांसमिट कर देता हूँ और उसके बाद एयर में जाता है। एयर में जाने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ बोर्ड पे मैं समझाऊंगा। समझिए मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, एक एक चीज़ को समझेंगे, बारीकी समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का चैप्टर बोरिंग लगेगा लेकिन उसके बाद चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और सब कुछ आपको नया सा लगेगा, जानने की इच्छा होगी। देखिए ये माइक्रोफोन है, देख रहा है आपको। माइक्रोफोन क्या करता है? अभी जो मैंने देखा है फोटोज़ में, वो माइक्रोफोन क्या कर रहा है कि हम जो बोल रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल वेव में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन वेव या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और चेंज करने के बाद यहाँ भेजता है ऑडियो एम्पलीफायर के पास। ये ऑडियो एम्पलीफायर क्या करता है? छोटा सा जो मेरा एम्पलीट्यूड है उसके एम्पलीट्यूड को या उसकी एनर्जी को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। बढ़ाने के बाद भेज देता है मॉड्यूलेटर के पास। मॉड्यूलेटर के पास तो ऑलरेडी हमारा सिग्नल पहुँच चुका है। हमने जो बोला सिग्नल, वो सिग्नल हमारा क्या हुआ? पहुँच गया। ठीक है, ये जो सिग्नल बोला था यहाँ पे, वो सिग्नल हमारा यहाँ पे पहुँच गया, एम्पलीफाइड हो गया। कितना एम्पलीफाइड हुआ? ए के फैक्टर में एम्पलीफाइड हुआ है। ठीक है, जो सर वोल्टेज गेन है कितना हुआ? ए हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। ऑसिलेटर मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। ऑसिलेटर क्या काम कर रहा है? ऑसिलेटर जो है कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव को प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या बोलते हैं? कैरियर वेव। ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करने के बाद उसको यहाँ पे मॉड्यूलेटर भेज देता है। अब मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि जो हमारा सिग्नल है, ये जो हमारा सिग्नल है और यहाँ पे जो हाई फ्रिक्वेंसी है और जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है जिसको हम लोग कैरियर वेव बोलते हैं, इस कैरियर वेव को और हमारा जो सिग्नल है दोनों को इसमें घुसा देते हैं, दोनों को इसमें मिला देते हैं, भेज देते हैं और मॉड्यूलेटर दोनों को ये जो हमारा जो सिग्नल है उसको इसके ऊपर चढ़ा देता है, सुपर पोजिशन कर देता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ सिग्नल O2 ओवर अ कैरियर वेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, एक कैरियर वेव, इसको सुपर पोजिशन तो इसके ऊपर चढ़ा देना ही मॉड्यूलेशन कहलाता है। और किसके थ्रू होता है? तो मॉड्यूलेटर के थ्रू होता है। ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर इसको प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने ये कैरियर वेव को, ये हमारा कैरियर वेव है, कैरियर वेव, और इसको रेडियो वेव भी बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसी को रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और कह लीजिए कैरियर वेव बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्नल। ठीक है, अब ये दोनों इसके ऊपर चढ़ जाएगा, चढ़ने के बाद जो हवा में ट्रांसमिट होगा, ये ट्रांसमिटिंग एरियल एंटीना, एरियल का मतलब एंटीना, इस एरियल एंटीना के थ्रू ये जो है हवा में ट्रांसमिट हो जाता है एयर में, और एयर में ट्रांसमिट होता है तो किस फॉर्म में होता है? ठीक है, तो चढ़ा लीजिए, जब ये सिग्नल इसके ऊपर चढ़ जाता है, सुपर पोजिशन हो जाता है, कैसा दिखता है वो दिखाएंगे डायग्राम में। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या ये फिर ऐसे हवा में जाता है, हर ये चारों तरफ हर डायरेक्शन में 360 डिग्री में, जो पूरे डायरेक्शन ओवरऑल 360 डिग्री में ये जो कि अब उसको ट्रांसमिट कर देता है एयर में। अब जो एंटीना है उसको रिसीव करता है, थोड़ा बड़ा वोल्टेज रिसीव करता है, थोड़ा बड़ा सिग्नल उसका क्या है? रिसीव करता है। ठीक है, उसका कुछ 0.1% उसको रिसीव करता है, रिसीव करके जो है कि यहाँ पे भेजता है। यहाँ जो कहाँ से रिसीव होता है? तो रिसीव होता है रिसीविंग एरियल में। ठीक है, रिसीविंग एरियल में, रिसीविंग एंटीना में रिसीव होता है। रिसीवर, ये रेडियो रिसीवर यहाँ लगा होता है, जिसको किस वेव को रिसीव करके यहाँ इसको एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, रेडियो रिसीवर क्या करता है? उसको एम्पलीफाई कर, छोटे से सिग्नल को छोटे से वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देता है और एम्पलीफाई करने के बाद क्या होता है? उसको आगे की प्रोसेस के लिए भेज देता है फिल्टर सर्किट में। फिल्टर सर्किट में क्या होता है? वही चीज़, ये जो कैरियर वेव और सिग्नल वेव है, दोनों में से कैरियर वेव को निकाल लिया जाता है और सिर्फ सिग्नल को भेज दिया जाता है। फिर सिग्नल फर्दर क्या होता है? एम्पलीफाइड होता है। एम्पलीफाइड होने के बाद क्या होता है? वो प्योर सिग्नल हो जाता है और उसको फिर स्पीकर में दे दिया जाता है। ठीक है, वो फिर स्पीकर जो है कि उसको लाउड करके वो हमको सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन जो आगे इस रेडियो वेव के बाद जो प्रोसेस हमारा है, तो जो इसको हम कैरियर वेव को
कैरियर वेव से सिग्नल को निकाल लेते हैं, उतार लेते हैं या स्ट्रक कर लेते हैं, उसी प्रोसेस बोलते हैं क्या, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, बात समझ में, डीमॉड्यूलेशन। एक रेलवे गाड़ी है, ठीक है, एक ट्रेन, रेलवे गाड़ी, जिसको बोलते हैं क्या, रेलगाड़ी। ठीक है, वो जो होता है ना कार्गो वाला, जिसमें मतलब मालगाड़ी को बोलते हैं, यस। तो उसमें क्या होता है, हमने कोयला डाल दिया, कोयले को ऊपर चढ़ाना, ठीक है, मान लीजिए हमको भेजना दिल्ली से, यहाँ से दिल्ली से भेजना है कोलकाता, ठीक है। तो मैं कोलकाता दिल्ली में उसको चढ़ा दिया तो ये अब चला गया कोलकाता, मैंने चढ़ा दिया, चढ़ाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। अभी जा रहा दिल्ली से कोलकाता पहुंच गया, कोलकाता पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ से उसको क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, उतार ट्रेन के रेलवे से, ट्रैक से, मतलब रेलगाड़ी से उस कोयले को उतार लेना या उतार लिया गया हो, उतारने के प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो कैरियर वेव में जब सिग्नल का चढ़ाएंगे तो उसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन, और किसकी मदद से होता है, मॉड्यूलेटर की मदद से होता है। और डीमॉड्यूलेशन के लिए जो होता है कैरियर वेव से सिग्नल को निकाल लेना है, क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें, मॉड्यूलेशन की बात करें, तो द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिंग ऑफ अ सिग्नल ओवर या टू कैरियर वेव इज नोन एज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन तो हो गया भैया, अब एंटीना की बात करते हैं। ठीक है, इस एंटीना की हाइट क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल हाइट क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली हाइट क्या होती है, प्रैक्टिकली कितना होता है, थियोरेटिकली कितना होता है, कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, क्यों होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये था कुछ बेसिक सा फर्दर वो डायग्राम। अब हम आगे देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं उसके डायग्राम को, जो वेव का डायग्राम है, लेकिन उसको वेव डायग्राम को आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वही है डायग्राम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एंटीना के मॉड्यूलेशन। The process of changing of the intensity or changes some characteristics of a carrier wave in accordance to the signal. ठीक है, इन accordance to signal is known as a modulation. मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हम प्रोसेस जैसे उसमें फेज का, एम्पलीट्यूड का या इंटेंसिटी का, फेज हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड, ये तीन चीज़ होते हैं वेव्स में, इन तीनों को चेंज करते हैं सिग्नल के अकॉर्डिंगली, इन अकॉर्डेंस विद द सिग्नल इज नॉन ए मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है, नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो भैया मॉड्यूलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हम बात कर रहे हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, नेट चलाते हैं, these are the things that we are used in daily life, these are our part of a communication system। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलेशन, इस चैप्टर तक कर लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली एंटीना का जो लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ एंटीना और एरियल, प्रैक्टिकली जो होता है वो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मैथ में पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। Have you heard this formula earlier? I know, I have a strong feeling about this. So this distance is known as a wavelength. Wavelength in terms of wave. जब वेव के बारे में बात करते हैं तो वेवलेंथ पढ़ते हैं, और जब डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, किलोमीटर वाट एवर इन दिस, तो वी टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। ओके, स्पीड इज नाउ जस्ट टर्न आउट हियर इज जस्ट लाइक अ वेलोसिटी। Velocity. You will all know very well that the difference between speed and velocity is very just look like similar, but speed is only a speed and velocity have a speed as well as a distance, sorry, as well as direction. This is a vector quantity, this is a scalar quantity. Further there is a time, is also a time, will also take a time, into का साइन होगा, ठीक है, into का साइन हो गया, टाइम लिख दिया हमने। लेकिन हमें एक चीज़ बताइए कि क्या ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ इक्वल टू होता है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी इनटू वन टाइम का, और फ्रिक्वेंसी से कैलकुलेशन होता है तो 1/f होता है, 1/f वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट वेव इज नोन एज द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ की भी वेलोसिटी जो हमारे वेव की होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है 3 × 10⁸, एंड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नॉर्मली फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, और तो मान लीजिए
कि हमें 20 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को जो है कि वेवलेंथ, यहाँ पे नॉर्मली वेवलेंथ क्या बता रहा है, वेवलेंथ ये नहीं बता रहा है, वेवलेंथ जितना लंबा होगा उतना ही लंबा आपको एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वेवलेंथ छोटा होगा तो एंटीना की जरूरत छोटी पड़ेगी, वेवलेंथ बड़ा होगा तो एंटीना की जरूरत बड़ा पड़ेगा। ठीक है, जनरली वेवलेंथ यहाँ पे एंटीना के हाइट को बता रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम कोई वेव को हम 3×10⁸ किलोमीटर ये स्पीड से भेज रहे होते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड से भेज रहे होते हैं, और मान लीजिए हमको 20 किलो हर्ट्ज़ से वेव भेजना है, 20 × 10⁻3, तो 1 0 से 1 0 3 नंबर काट दे, 4 0, 3 × 10⁴, यानी अभी भी 30,000 मीटर का अगर हम 20 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को डायरेक्टली हम एयर में ट्रांसमिट कर दें विदाउट मॉड्यूलेटर के या विदाउट ऑसिलेटर के द्वारा मॉड्यूलेट करके बाद विदाउट कैरियर वेव, तो क्या होगा कि हमको 30,000 मीटर ऊंचा जो है कि हाइट का बनाना होगा एंटीना, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सो क्या हम करते हैं कि हम इस फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, जो 20 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है उसको हम करते हैं क्या 300 किलो हर्ट्ज़ या फिर उससे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी को, जैसे 20,000 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी को हम भेजते हैं। ये कैरियर वेव होता है, कैरियर फ्रिक्वेंसी, कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहीं पे हम 3 0 और लगा दें तो हमारे 3 0 कम हो जाए, 30 मीटर या 300 मीटर का तो हम बना ही सकते हैं। 30 से लेकर 300 मीटर तक का अगर हमको एंटीना बना होगा, टावर बनाना होगा, तो वी कैन इजली कंस्ट्रक्ट इट। लेकिन जो रडार होता है इतनी ऊंचाई पर लगा होता है जो प्लेन की जो है लोकेशन को सर्च करता है। ठीक है, ये था स्विफ्टली जो प्रैक्टिकली जो मैं बताया हूँ, डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी अपॉन में फ्रिक्वेंसी जो होता है फॉर्मूला वेवलेंथ का। वेवलेंथ यहाँ पे क्या बता रहा है, वेवलेंथ यहाँ पे बता रहा है कि हाइट ऑफ अ टावर। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब प्रैक्टिकली हम डायरेक्ट अगर भेज दे तो क्या होगा, हालत ख़राब हो जाएगी। भेजने में तो हालत ख़राब होगी, ठीक है, लेकिन उसको रिसीव करने से हालत ख़राब होगी। एंटीना को इतना हाइट बनाने का मतलब उसको मेंटेन करना होगा, बहुत सी प्रॉब्लम कंडीशन होंगे। और दूसरी बात का ऑपरेटिंग रेंज क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर भेज रहे हैं तो जब ज़्यादा नहीं 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर के लोगों को ये रिसीव कर पाएंगे, ज़्यादा दूर के लोगों को रिसीव नहीं कर पाएंगे। उसका ऑपरेटिंग रेंज बहुत कम होता है। और ऑपरेटिंग रेंज ज़्यादा कम होगा जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब उसमें पावर ज़्यादा है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा होता है तो पावर ज़्यादा होता है। फ्रिक्वेंसी जो इंटेंसिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, कैसे होता है बताता हूँ। ठीक है, ऑपरेशनल रेंज की बात करते हैं। ऑपरेशनल रेंज क्या होता है, तो ऑपरेशनल रेंज जब ये बात करेंगे, सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे कि जितनी ज़्यादा इसमें फुर्ती एक्टिविटी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो कोई काम करने की, जितनी ज़्यादा जो एक्टिव होगा उसमें उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहती है उसके अंदर। ठीक है, मतलब एक बंदा है और दूसरी बंदा है। ठीक है, 1 2। ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे बहुत स्लोली काम करता है। वो बहुत स्लो काम करता है, ये बहुत रैपिडली काम करता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी, ये बहुत रैपिडली काम करता है, बहुत स्लोली काम करता है। यानी तो इसमें एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी क्या होगी इसमें, कम होगी। इतनी बहुत जल्दी काम करता है कि बहुत ज़्यादा काम कर लेता होगा इस स्पीड से, तो इसमें इसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी इस रैपिडली का मतलब क्या होता है, इसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कोई काम करने की, यानी इट हैव अ हाई फ्रिक्वेंसी, ग्रेटर फ्रिक्वेंसी, सो इट हैव अ हाई एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ही प्रोसेस्ड। तो इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होता है, कोई काम जल्दी कर रहा है और धीरे धीरे काम कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी क्या स्लो है या एनर्जी नहीं है, इसलिए इसे क्या काम कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। ठीक है, अब उसकी बात होती है वायरलेस। ठीक है, जो हम ट्रांसमिशन भेजते हैं वायरलेस क्यों होता है भाई, आज ज़माने में हम कम्युनिकेशन सिस्टम में हम वायरलेस ही काम कर रहे होते हैं। इतना दूर तक वायर लगा नहीं सकते, स्काई में वायर लगा नहीं सकते हैं, तो वायरलेस ही हम जो है रेडियो एम्पलीफायर को, रेडियो वेव को क्या ट्यून करते हैं। ठीक है, एयर में। ठीक है, और जो भी हम ट्रांसमिशन के लिए, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ट्रांसमिशन के लिए जो भी हम वेव को यूज़ करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम जो है कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कि टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तभी बताया फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दीज आर द 3 मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में पढ़ते नहीं है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान पढ़ो। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन की बात करें तो एक होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर फेज। फेज जो है कि हमारे इंडिया में नहीं होता, कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी नहीं, हमारे यहाँ बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत रेयरली।
बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस में इस्तेमाल करते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है पिक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर के लिए, पिक्चर की फोटो दिखाई जाती है उसके लिए, या फ्रीक्वेंसी ऑडियो के लिए, और ये फेज जो है दोनों के लिए दिखाई जाती है। तो टीवी हमारा काम होता है, लेकिन फेज वाला हमारे यहाँ काम नहीं करता, बहुत एक्सपेंसिव होता है। हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को ही पढ़ेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, ठीक है। चलिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे। the change the amplitude, the changing of the amplitude of the carrier wave in accordance with the signal intensity of a signal, या in accordance with intensity मतलब एम्पलीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आइए इसके बारे में कुछ डायग्राम समझते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये सिग्नल हमारा है, ये कैरियर वेव है जो मॉड्यूलेटर से निकला है, ऑसिलेटर का थोड़ा मॉड्यूलेटर से निकला है, और मॉड्यूलेटर और सिग्नल दोनों को मॉड्यूलेटर में डाला जाता है। उसके बाद जो वेव निकलता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव दिख रहा है, सिंपल सी बात समझिएगा, साइड बैंड होता है, साइड बैंड, साइड बैंड, ये वाला साइड बैंड है, यहाँ वाला ये साइड बैंड है। हमारा जो सिग्नल है, इस वाले साइड बैंड जो दिख रहा है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, यही हमारा सिग्नल है जो ऐसे जा रहा है, ये वाला, ये ऐसे जा रहा है। और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं कैरियर वेव। ये जो कैरियर वेव ये है इस पर, और इसका शेप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है इन अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। सिग्नल के अकॉर्डिंग इसका जो है कि कहीं पे यहाँ पे पैसा सेम है एम्पलीट्यूड, यहाँ इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ अ सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बनाया इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था। ये हमारा जो हमारा सिग्नल, जो साइड बैंड ही जो होता है हमारा सिग्नल को ट्रैवल करते लेके कैरी करता है, और जो कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं, उस वेव को बोलते हैं कैरियर वेव, ठीक है। जो हमारे सिग्नल वेव को कैरी करता है। और कैरियर वेव कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे, और अपर मोस्ट ऊपर लेयर जो होता है वो साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड होता है, ये लोअर साइड बैंड होता है, ठीक है। सब बताएंगे, धीरे धीरे देखते रहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 पॉइंट निकल के आता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव डिपेंड वेव, हाँ, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिग्नल वेव। पहला पॉइंट यहाँ से। दूसरा पॉइंट क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ कैरियर वेव, जो वेरिएशन होता है वो सिग्नल वेव के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, एंड द वेरिएशन ऑफ अ कैरियर वेव ऑफ अ सिग्नल इज एफएस, ठीक है। इसको बोलते हैं एफसी, कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एफएस, ठीक है। ये याद रहेगा, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं मॉड्यूलेटिंग फैक्टर के बारे में। मॉड्यूलेटिंग फैक्टर क्या होता है, यही समझते हैं। मान लो इसका जो है कि जो एम्पलीफाई हो रहा है, इसका जो एम्पलीट्यूड है एक ए है, और इस वाले का भी एम्पलीट्यूड क्या ए है, ठीक है। इस वाले का एम्पलीट्यूड भी है, इस वाले का भी एम्पलीट्यूड भी है। जब दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ से यहाँ का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट आर दें, यहाँ से यहाँ का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a। अंतर कितने का आ रहा है, पहले कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड था a, अब हो गया 2a। अंतर कितने का आ रहा है, a का आ रहा है। कैसे आ रहा है a का, तो 2a माइनस a इक्वल टू a। ये कहाँ से आया, इसे बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग फैक्टर। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मॉड्यूलेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉड्यूलेशन के लिए, किसके कितना परसेंटाइज का मॉड्यूलेशन होता है उसको समझने के लिए। आइए देखते हैं। मॉड्यूलेशन फैक्टर को डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। और मॉड्यूलेशन एम फैक्टर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसका डेफिनेशन होता है, इट इज ए रेशियो ऑफ चेंज ऑफ अ कैरियर वेव एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव टू द नॉर्मल कैरियर वेव। यानी एम्पलीट्यूड, इसका अगर फॉर्मूला में करें तो एम इक्वल टू एम्पलीट्यूड चेंजेस ऑफ अ कैरियर वेव अपॉन द नॉर्मल कैरियर वेव। वो कैरियर वेव जो कि एम्पलीफाइड होने के बाद एम्पलीट्यूड चेंज होने कैरियर वेव हो जाता है, एम्पलीट्यूड कैरियर वेव हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, और जो कंपेयर टू नॉर्मल कैरियर वेव। ये दोनों का मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये हमारा एक वेव है, देखो ध्यान समझो, ये हमारा सिग्नल है, ठीक है। ये हमारा सिग्नल है, ये हमारा कैरियर वेव है, कैरियर नहीं कैरियर वेव होता है, ठीक है, कैरियर वेव है।
अब इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे, जो वेव बनेगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड कैरियर वेव बनेगा। जैसे देखो ये है, ये हुआ ऐसे ऐसे, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है। ये वो पॉजिटिव, नेगेटिव में देखो ऐसे जाएगा। ठीक है, समझा रहा है? देखो क्या समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो गया, तो आप देखो ध्यान से समझो। मान लो इसका एम्पलीट्यूड है पॉइंट, मान लो देखो ध्यान करना, मान लो सिग्नल है ही, मान लो सिग्नल है ही, सिर्फ कैरियर वेव है, सिर्फ कैरियर वेव है। तो जो कैरियर वेव होगा वही तो मॉड्यूलेशन, वो जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वही तो इसका एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि ये तो सिग्नल है नहीं, ऊपर साइड बैंड का जो सिग्नल वो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू भी ए है, ए माइनस ए अपॉन में ए, यानी हो जाएगा 0, यानी 0%। बात समझ में, इसका क्या मतलब हो गया कि 0% हो गया। ठीक है, यानी जो फैक्टर हो गया मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या होगा, 0 हो गया। तो पहले भी ए था, अभी भी ए है, तो ए माइनस ए 0 अपॉन में ए, 0 बाई ए इक्वल टू 0। समझ में आया? चलो ठीक है। अब सेकेंड फैक्टर देखो, जब सिग्नल नहीं था तब, ठीक है, एम इक्वल टू डेल्टा ए एम्पलीट्यूड अपॉन में नॉर्मल है। ठीक है, अब मान लो ये क्या है, 0.5 है, मान लो ये 0.5 है, 0.5 ए है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ए तो था या 0.5 और बढ़ गया, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1.5 हो जाएगा। समझ में आया? इसका जो एम्पलीट्यूड हो क्या होगा, 1.5 हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो 1.5 ए, तो 1.5 ए माइनस ए, कितना चेंज कितना हुआ, एक ए से 1.5 हुआ, कितना चेंज हुआ, 0.5 है, यानी 1.5 ए माइनस ए अपॉन में नॉर्मल ए कितना ए है। ठीक है, यानी चेंज कितना हो रहा है, ए से 1.5 हुआ, चेंज कितना हुआ, आधा चेंज हुआ, यानी 0.5 एक चेंज हुआ, और किसमें से, पहले ए था 0.5 पे हो गया है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50%, यानी मॉड्यूलेशन कितना हुआ, 50% हुआ। ठीक है, मॉड्यूलेशन कितना हुआ, 50% हुआ। समझ पा रहे हैं आप लोग? आई होप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब मान लो ये एक है, ये भी, इसका भी एम्पलीट्यूड है, इसका भी एम्पलीट्यूड है, तो इसका एम्पलीट्यूड दोनों मिलकर क्या होगा, 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a माइनस ए इक्वल टू ए अपॉन में ए तो है इसका, ये तो ए है ही है, इसका 2a माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन में ए इक्वल टू 100%। ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये 1.5 ये हो गया, और ये है, ये क्या हो जाएगा, 2.5 ए हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1.5 ए बचेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150%, ये 150% हो गया। ये चार जो दिया हुआ चार ये एग्जाम्पल हमारे बुक में, तो 4 एग्जाम्पल देख लिए। इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि इसको बोलते हैं क्या, ओवर मॉड्यूलेटेड। ठीक है, ओवर मॉड्यूलेटेड, और ओवर मॉड्यूलेटेड क्या करता है, हम नहीं करना चाहिए, हमारा ये एन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। बेस्ट होता है 1, लेकिन हम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, डेली 1 होता है, लेकिन एन की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मॉड्यूलेशन फैक्टर या मॉड्यूलेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, नियरली 1 होता है, 1 से अधिक या 1.5 नहीं, जहाँ 1.5 हो गया, 1 से अधिक हो गया, तो इसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेटेड। और इससे क्या होता है कि हम लोग गड़बड़ फिडिलिटी जो होता है ना, मतलब क्वालिटी जो होता है, क्वालिटी में रिसेप्शन जो होता है नॉइजी आता है, नॉइजी रिसेप्शन, मतलब जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, देखते हो नॉइजी रिसेप्शन आता है। नॉइजी रिसेप्शन क्यों आता है, क्योंकि ओवर इसको जो है कि जो हमारा ये लगा हुआ है, इसको ओवर बनाने की कोशिश की जाती कोई गई है, लो क्वालिटी जिसको बोलते हैं, पैसे में एक्सपेंसिव लेकिन लो क्वालिटी इसका इसमें यूज़ किया गया। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेटेड। और इसमें हाई नॉइजली रिसेप्शन, क्या नॉइजली होता है, फिडेबिलिटी यानी क्वालिटी क्या होती है, बेकार होती है, सिलेक्टिविटी या सेंसिटिविटी इसमें कम होता है। ठीक है, तो ये था, आप समझ गए मॉड्यूलेशन फैक्टर के बारे में, हमने उसके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बड़ा दुखद है, इट्स रियली पेनफुल फॉर अस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिया है, उसको कर लेते हैं, एग्जाम्स में पूछ सकता है।
एक फॉर्मूला ये है मैग्नेटाइजिंग एम जो होता है मॉडुलेटिंग फैक्टर का होता है वी मैक्स माइनस वी इन अपॉन वी मिनिमम, वी मैक्स प्लस वी मिनिमम, दोनों को जो ऐसे समझ करते हैं तो वो फॉर्मूला आता है। इसको अलग अलग करके देखें तो अलग अलग क्या होता है देख लेते हैं। ई एस की बात करें, देखिए ई एम एफ जो होता है वोल्टेज जो होता है सिग्नल का वो क्या होता है वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, ठीक है, ये वी मैक्स बाई वी मिनिमम होता है। और इसी की बात करें तो वी मैक्स बाई 2 भी होता है, ठीक है, मैक्स प्लस वी मिनिमम भी होता है बाई 2 होता है, ठीक है। दोनों को जब ऐड करते हैं 2 से 2 कट जाता है, ये अपॉन ही होता है, ई एस अपॉन में इसी यानी से यहाँ से फॉर्मूला निकलता है एम इजकल टू ई एस अपॉन में ई सी, या ई एस इजकल टू कह सकते हैं, ई एस इजकल टू कह सकते हैं एम ई सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेशन है, इसको याद लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन से ये निकाला है मैंने, ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, उससे थोड़ी एक रिलेशन निकल के आता है जो बुक में नहीं दिया हुआ है, सिलेबस के बाहर है, लेकिन सिलेबस में जो बुक में दिया है, ठीक है, इसको नोट करके देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके, नोट, ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं एम्पलीट्यूड मोड को, ठीक है, एम्पलीट्यूड वेव को, उसके जो फॉर्मूला होता है उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करना है, उसमें साइन बैंड होता है, उसी को पढ़ना और कुछ नहीं। आइए देखिए। हेलो फ्रेंड्स, ये मॉडरेटेड वेव का एनालिसिस है। जो ईएमएफ होता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ वोल्टेज जो होता है वेव में, मॉडरेटेड वेव में क्या होता है, तो कैरियर वेव का जो वोल्टेज होता है कॉस ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा 2 पाई एफ जो होता है वो होता है कैरियर वेव का इंटू टी जो टाइम पीरियड होता है उसका, प्लस एम ई सी, एम जो होता है मॉडरेटिंग फैक्टर अपॉन में जो वोल्टेज होता है उसका बाई 2, प्लस कॉस ओमेगा सी, ओमेगा एस यानी जो सिग्नल का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है वो, प्लस इंटू टी, प्लस एफ एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस टी, ठीक है। ये जो होता है इसको इस्तेमाल नहीं करते, एक बार याद कर लो, दिमाग में ध्यान रखिए, जैसे कोई इस्तेमाल नहीं होता इसको। जो इसको समझने का चीज़ कोई चीज़ होता है, देखो क्या चीज़ होता है उसको समझना, इस चीज़ को उठाना, इस चीज़ को उठाना और इस चीज़ को उठाना, ठीक है। इन तीनों को उठाने के लिए सिंपल सी बात करें तो कह सकते हो एक होता है ई सी, ठीक है, एक होता है एम ई सी और एक होता है बाई 2 और दूसरा भी होता है एम ई सी बाई 2, ठीक है। ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ये एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। अगर फ्रिक्वेंसीज की बात की जाए तो हो जाएगा एफ सी, यहाँ पे एफ सी प्लस एफ एस और यहाँ पे एफ सी माइनस एफ एस, माइनस है तो एफ सी माइनस है। ये हो गया सेंटर में होता है, ये हो गया अपर साइड बैंड, ये हो गया लोअर साइड बैंड। बस इसको साइड बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहीं से निकल के आता है साइड बैंड थ्योरी, साइड बैंड, जहाँ पे हमारा सिग्नल जो होता है, हम जो बोलते हैं वो सिग्नल वहीं पे रहता है, वही उसी पार्ट से कैरी आउट होता है, ठीक है। तो इस साइड बैंड सिग्नल बोलते हैं उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा, इससे हम क्या निकल पाए हैं, जिससे हम निकल पाया कैरियर फ्रिक्वेंसी आप अपर साइड बैंड, कैरियर फ्रिक्वेंसी और लोअर साइड बैंड, ठीक है। क्या होता है अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या उसका एम्पलीट्यूड हो गया, उसका ये वाला एम्पलीट्यूड, ये वाला एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छे समझाता हूँ क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने देखा एनालिसिस किया था हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव के बारे में। अब हम साइड बैंड फ्रिक्वेंसी इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हम देखेंगे, उसको समझेंगे, देख रहे हैं। उसका फिगर हमने ड्रॉ किया है, देखो ध्यान से ड्रॉ किया, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी है, ठीक है, ये हमारा इसी है जो बीच का पार्ट है, जो हमारा ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ बना हुआ है। ये जो हमारा कैरियर वोल्टेज है, कैरियर वेव का वोल्टेज है और कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। ये लोअर कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, या अपर कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। ये लोअर साइड बैंड है, या अपर साइड बैंड है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझाता हूँ, देखिए समझिए। देखो आप समझो, ठीक है। ये वाला को बोलते हैं अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड,
क्योंकि ये वाला बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ठीक है, लोअर साइड बैंड। ठीक, इस वाले को कैसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ सी प्लस एफ एस। इस वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ सी माइनस एफ एस। ठीक है, दैट इज लोअर साइड बैंड, दैट इज अपर साइड बैंड, इसी को बोलते हैं। और ये बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी और कैरियर वोल्टेज। अब ये समझ नहीं पा रहे हो ये क्या साइड बैंड, क्या कैसे, क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा, आएगा सब समझ में आए। देखो, मान लो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी 400 किलो हर्ट्ज है। कितना किलो हर्ट्ज है फ्रेंड्स, 400 किलो हर्ट्ज है। और सिग्नल वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 किलो हर्ट्ज है, 1 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, यहाँ 1 किलो हर्ट्ज की सेकेंड, ये क्या है, कैरियर वेव की है और ये सिग्नल वेव है। सिग्नल वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो अब हमारा जो है साइड बैंड हो जाएगा वो क्या होगा, ये साइड बैंड अपर वाला क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 401 किलो हर्ट्ज, और इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 30399 किलो हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये हमारे बीच में जो, यानी यह सेंटर पे हमारा 400 हो जाएगा और यहाँ 401 हो जाएगा और ये 399 हो जाएगा। यानी हमारा जो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ है वो कितना हो जाएगा, अगर यह 1 है तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ डबल हो जाएगा। यानी ये 1 किलो हर्ट्ज का अगर है फ्रीक्वेंसी तो 1 किलो हर्ट्ज यहाँ से यहाँ और 1 किलो हर्ट्ज यहाँ से, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 2 किलो हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी सिग्नल का अगर फ्रीक्वेंसी 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है, तो उसका एम्पलीट्यूड, उसका साइड में उसका बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ होगा उसका डबल, इसका डबल, इसी का कितना, डबल होगा। ठीक है, अगर यहाँ 4 किलो हर्ट्ज होगा तो बैंडविड्थ का 8 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, बैंडविड्थ उसका 10 डबल हो जाएगा, उसका जो भी यूनिट हो उसी का यूनिट का डबल हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये था साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज क्या, एम्पलीट्यूड वेव में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। ठीक है, आइए देखते दोस्तों, ट्रांजिस्टर ठीक है, ट्रांजिस्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। ठीक है, ये VCC है, ये सब डायग्राम को आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही दिनों से पढ़ रहे हैं, 20-22 वीडियो इस पे बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया कैरियर वेव। ठीक है, दैट इज सिग्नल वेव। कैरियर वेव यहाँ पे हम इसको जो है कि सुपरपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सिग्नल वेव है हम इसको जो है कि इस वाले इमीटर वाले डायगोनल सर्किट से इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइक्रोफोन लगा के यहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि लोड को जो है कि इसके अकॉर्डिंग ही ये चेंज होगा। कहने का मतलब एक ऐसा रास्ता है, रास्ता पतला होगा तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से, ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे, लेकिन रास्ता मोटा होगा तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से गुजर पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, इसलिए इसको यहाँ पे डाला जा रहा है, यहाँ से इसको इनपुट दिया जा रहा है, इसको यहाँ पे इनपुट दिया जा रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का वोल्टेज जो चेंज हो इसके अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग इसको जो है कि यहाँ से आने के लिए रास्ता मिले। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, कैरियर वेव जो होता है इन अकॉर्डेंस विद द सिग्नल चेंज होता है, अपने एम्पलीट्यूड को या फ्रिक्वेंसीज को चेंज करता है। ये डायग्राम से हम यहाँ तक समझ पाए हैं। ठीक है, और कुछ इसमें कुछ नहीं था, ये थ्योरी यही बताता है। ठीक है, ये हमारा लोड है, ये हमारा RC है, ये हमारा CC है, ये VCC, R1, R2, RE, यहाँ पे CEN है, CIN है। ठीक है, CC है, कलेक्टर कैपेसिटर, ये हमारा AC कैरियर वेव है। ठीक है, फिगर आई होप समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। अब बात करते हैं पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। हेलो फ्रेंड्स, देखिए पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रेंड्स देखिए,
पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में, कैरियर पावर क्या होता है तो आपको मालूम है, एसी अपॉन एसी होता है, लेकिन एसी जो होता है √2 से हम मल्टीप्लाई की डिवाइड दिए हैं इसको आरएमएस से बनाने के लिए, उसको फिर स्क्वायर किए हैं, क्योंकि स्क्वायर बाई आर होता है पावर, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में आर कर दिए हैं, तो ये हमारा वैल्यू आ गया है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे पीसी साइड बैंड का पावर की बात करते हैं तो एम ई सी बाई √2, एम ई सी बाई 2 होता ही है, लेकिन √2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसको क्या कर दिए हम लोग आरएमएस वैल्यू बनाने के लिए, फिर उसको स्क्वायर कर दिए हैं, 1/r कर दिए हैं। लेकिन ऐसा 2 ठो होता है, ठीक है, आपको पता होगा एम ई सी बाई 2 और एम ई सी बाई 2 और ई सी, ये 3 पॉइंट पर आए थे हमने, तो देखिए ये 2 हो गया तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं ताकि 2 हो गया और 1/r कर दिए हैं। ठीक है, यानी सॉरी इस पूरे वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जरा सही रहेगा, तो हम सॉल्व करने में हमारा ये वैल्यू आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रिलेशन हमको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पी एस इक्वल टू 1/2 एम ई पी सी स्क्वायर, पी एस इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर पी सी। ठीक है, पी एस इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर पी सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिग्नल का जो साइड बैंड का जो पावर होता है वो हाफ होता है उसके मॉड्यूलेशन फैक्टर के स्क्वायर इनटू कैरियर पावर के। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको वेरी इजीली। ठीक है, तो प्लीज़ 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 इसको जो है कि फोकस कीजिएगा और इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले लिमिटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो लिमिटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या क्या है, क्या क्या उसकी लिमिटेशन से इतना पढ़ने के बाद क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो क्या होता है, वो होता है क्वालिटी। ठीक है, जिसको बोलते हैं फेडिबिलिटी, लेस रिसेप्शन या नॉइजी रिसेप्शन भी बोलते हैं इसको। पहला पॉइंट होता है क्या होता है, नॉइजी। ठीक है, नॉइजी रिसेप्शन होता है। ठीक है, जो रिसेप्शन होता है नॉइजी होता है, लोगों का, कुत्ता भौंकने का, इंसान का, जानवर का, सबका जो है कि नॉइज उसमें इंक्लूड होकर आता है, इसका तो नॉइजी रिसेप्शन है, जैसा कि मेरा वीडियो में होता है। ठीक है, वो नॉइजी रिसेप्शन होता है। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, लो एफिशिएंसी होती है, लो एफिशिएंसी होती है, यानी इसको जो होता है बोलते ज़्यादा है लेकिन उसका इंटेंसिटी जो होता है वो कम होता है, उसका इफेक्टिवनेस कम होता है। ठीक है, क्वालिटी बेकार होता है, पुअर क्वालिटी होता है या स्मॉल। ठीक है, तो लो फेडिबिलिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, क्वालिटी लैकनेस होता है, ठीक है, लैक ऑफ ऑडियो क्वालिटी भी होता है। चौथा नंबर क्या होता है, चौथा नंबर क्या हो सकता है आप बताइए। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या होता है, ऑपरेटिंग रेंज जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल ऑपरेटिंग रीजन 10 से 20 किलोमीटर ओनली। ठीक है, या कह लो 50 से 150 किलोमीटर, 50 से 150 किलोमीटर के रेडियस में ही क्या होता है कि इसको सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता। ठीक है, ये किसके बारे में हो रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो है कि हम देखेंगे। ठीक है, या फिर तो उसको लास्ट में देखते हैं, क्योंकि वो आपका रिसीवर में हो जाएगा, रिसीवर में देख लेंगे। अभी तो हम लोग ट्रांसमिशन में देख रहे हैं, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसमें जो होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होता है, कैरियर वेव जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। द चेंजिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरियर वेव इन अकॉर्डिंग विद द सिग्नल इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये हमारा सिग्नल दिख रहा है आपको, दैट इज सिग्नल, दैट इज अ कैरियर वेव, और जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजिशन करेंगे तो हमारा ऐसा वेव बनता है, जिसको बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव, इसको बोलते हैं FM वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव। इसमें फ़र्क यही है कि जहाँ पे पीक होता है, जहाँ पे
वोल्टेज ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो ग्राफ होता है वो डेंसली हो जाता है, जो वेव्स होते हैं डेंस हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। और जहाँ पे नेगेटिव होता है या जहाँ पे जीरो होता है, जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे कम घने होते हैं, और जहाँ पे पीक में नेगेटिव होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। जैसे कि यहाँ फिगर देखो, ए के पास A0 है तो यहाँ पे है, बी पीक पे है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस हो गए, बहुत ज़्यादा घनापन हो गया, बहुत ये आपस में बहुत जो है कि करीब आ गए। फिर सी पे 0 हुआ, सी पे थोड़ा सा कम हुआ, डी पे एकदम क्या हुआ कि नेगेटिव में चले गए, नेगेटिव में सबसे ज़्यादा दूर दूर हो गए, गैप ज़्यादा हो गया वेव के बीच में। फिर ई पे गए थोड़ा नॉर्मल हुए, एफ पे गए पीक पे, तो फिर ये दोनों जो कि देख रहे वेव दोनों आपस में काफ़ी करीब आ गए, फिर जी पे नॉर्मल हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, जहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगी यानी वोल्टेज मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वहाँ पे क्या होंगे, ये डेंस होंगे। ठीक है, डेंस होंगे। और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे क्या होगा, ये स्पेस होगा। इन दोनों बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, यहाँ स्पेस यहाँ डेंस है। बात समझ आई? इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके 2-3 पॉइंट है, और 2-3 पॉइंट क्या है कि जो कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी होता है चेंज होता है इन अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा चेंज नहीं होता, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, फिर ठीक है ना, ये नॉइज़ इसका जो होता है क्या उसको बोलते हैं, फेडिबिलिटी, क्वालिटी, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी सब बढ़िया होता है, नॉइस रिसेप्शन देता है, लो कॉस्ट का होता है, बढ़िया रहता है। जो ऑपरेशनल एरिया रीजन जो है, जो कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा होता है, बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाउअडेज। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा थ्योरी ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें साइड बैंड होता है, कैसे होता है, कैसे काम कर रहा होता है, आइए उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात करें। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है कांस्टेंट होता है, बस फ्रीक्वेंसी चेंज होता है विद कैरियर वेव का इन अकॉर्डेंस विद द सिग्नल वेव। ठीक है, ये चीज़ बेसिक चीज़ है। लेकिन जो है देखो, इस फॉर्मूला नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, ई एस इक्वल टू ई एस कॉस ओमेगा टी। ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये इंस्टेंटेनियस है। टोटल जो होता है इसमें जो AC और DC दोनों मौजूद होता है, लेकिन AC के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस जो होता है EMF जो होता है सर सप्लाई का या फिर सिग्नल का, वो होता है EMF ऑफ ES cos ओमेगा ST। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट जो होता है FI यहाँ लिखा है, इनिशियल जो है इंस्टेंटेनियस या F1 जिसको बोल सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी 1 होता है, या फिर अपर जो जिसको अपर साइड बैंड बोलते हैं ना, इसको FI से डिनोट करते हैं या F1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो FC KES, के का मतलब कांस्टेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो घटता बढ़ता रहता है। और ES ऊपर वैल्यू को ES बोलते हैं। इसी को यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, KFC ये यहाँ पे आ गया, ES ओमेगा T WS यहाँ से आ गया। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस कैरियर वेव का जो होता है, इंस्टेंटेनियस कैरियर वेव का जो होता है, जो सिग्नल और कैरियर दोनों को लेने के बाद जो मॉड्यूलेटेड वेव का जो EMF होता है, वो होता है EC cos ओमेगा टी MF sin ओमेगा MF की वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं क्या, मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन फैक्टर बोलते हैं। इस मॉड्यूलेशन फैक्टर को MF से डिनोट करते हैं। MF मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है, ये इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये चीज़ रखने वाला चीज़, इसमें कुछ समझना चीज़ नहीं है। समझने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, ये FI का मतलब क्या, ये मेन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी ऊपर वाला जो होता है अपर फ्रीक्वेंसी, इसको लोअर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है, और इस नीचे वाली वैल्यू जो FC लिखा है उसकी वैल्यू होती है FC माइनस KES cos ओमेगा ST। ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हो सकते हैं। बस इसके जगह क्या साइन आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। यहाँ पे जो होता है माइनस आ जाता है, ये 2 वाला हो जाता है, इस वाली वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, बस उसी को हम जो समझ पा रहे थे आप समझने के लिए था। अभी हम पढ़ेंगे उसके वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है, मॉड्यूलेशन फैक्टर को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम उसको भी देख लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझने के लिए है। ठीक है, ज़्यादातर थ्योरी है, जो जहाँ
से जो पूछने क्वेश्चन बनने के चांसेस वहाँ मैं बॉक्स बना के बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं? एमएफ से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल एम सी अपॉन में सी। ठीक है, डेल ओमेगा सी अपॉन में ओमेगा सी है, ओमेगा सी अपॉन में ओमेगा एस। ठीक है, ओमेगा सी का कहने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एफ सी माइनस एफ आई अपॉन में एफ एस। अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, बताते हैं। फ्रीक्वेंसी जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जो फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है उसी को सेंट्रल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कैरी फ्रीक्वेंसी की जो होता है उसके ऊपर जो अपर फ्रीक्वेंसी होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी होता है, उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट क्या होता है, उसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे जो हो उल्टा कर देते हैं वो क्या हुआ, एफ सी मैक्स हो जाता है। एफ सी मैक्स माइनस एफ सी मैक्स क्या होगा? एफ आई माइनस एफ सी अपॉन में एफ एस। यही, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एफ आई की वैल्यू क्या था मैं बताया था, एफ सी प्लस के एम ई एस था ना, सॉरी के ई एस था, के ई एस था, के ई एस था ना। ये वैल्यू ज़्यादा हो गया तो ये अपॉन ये बाई ये माइनस ये अपॉन में एफ एस। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते इसकी वैल्यू एक याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू जो होती है, एमएफ की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक से ज़्यादा होती है, एक से कम कभी नहीं होती है। जब कंपेयर करने का अगर बोला जाएगा, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू एक से कम नहीं होती है, एक से ज़्यादा होती है, लेकिन मॉड्यूलेशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा एक से कम होती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ स्पेक्ट्रम, इसी के बेसिस पे स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या बनता है? एफ सी प्लस माइनस प्लस माइनस क्या आप उसको बोलते हैं, एफ एस, यस एफ एस, एफ सी प्लस माइनस 2 एफ एस, एफ सी प्लस माइनस 3 एफ एस। ठीक है, ये मेन तो ये हो गया, ये हमारा स्पेक्ट्रम हो गया। वेव तो पहला हो गया, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव। जैसे ऐसे बताते हैं, जैसे एक पॉइंट से वेव निकला, एक ये वेव निकला, एक ये वेव, एक ये वेव, एक ये वेव, एक ये वेव, ये सारे वेव निकले। तो ये वाला जो वेव होता है इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंट वेव, रेजोनेंट वेव। और बाकी सब इसके क्या रिफ्लेक्टिव वेव होते हैं, इसके साथ साथ वेव होते हैं, लेकिन रेजोनेंट वेव नहीं होते। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, और भी सो ऑन होते जाते हैं, तक होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिडेबिलिटी नहीं होती, अच्छी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम रेजोनेंट वेव को ही पकड़ते हैं। मान लो ये रेजोनेंट वेव हमारा रेजोनेंट वेव हो गया, ये आर, बाकी सब क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। उसके स्पेक्ट्रम मतलब आगे पीछे जो होते हैं उसके ठीक चारों तरफ। ठीक है, उसका स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एफ सी प्लस माइनस एफ एस, एफ सी प्लस माइनस 2 एफ एस, एफ सी प्लस माइनस 3 एफ एस, एफ सी प्लस माइनस 4 एफ एस। ठीक है, प्लस का मतलब हो गया अपर साइड बैंड, माइनस के साथ लगाने पर लोअर साइड बैंड। ठीक है, ऐसे तरह बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ इसमें पढ़ने के लिए नहीं है। और कहीं क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे टैकल वो भी बता देते हैं। और बीपीसीएल का तो एडमिट कार्ड आ गया है, कैसा प्रिपरेशन चल रहा है? डरना नहीं, डर के एग्जाम में लीजिएगा क्या, सब अच्छा होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे है, ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एस टी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, E इक्वल टू 12 कॉस, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है, 10⁸ टी प्लस 5 साइन 1250 टी। तो इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना और आंसर आएगा। जैसे कि कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है, टीसी की वैल्यू 12 मिल गई, एमएफ की वैल्यू मिल गई आपको 5, एमएफ की वैल्यू यहाँ से 5 मिल गई, इसकी वैल्यू यहाँ से मिल गई, यानी ओमेगा
सी की वैल्यू 6 इंटू 10⁸ हो गया। फ्रिक्वेंसी निकालना है जिसके बाई 2 पाई कर दीजिए, आपका फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा। ओमेगा इक्वल क्या 2 पाई एफ होता है ना, ये चाहिए तो इसमें 2 पाई से डिवाइड कीजिए तो फ्रिक्वेंसी एफ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा एफ की वैल्यू दिया हुआ 1250, तो ये सब निकल चुका है, तो उसी को आगे पीछे करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्स में, ये पूछता नहीं। अब आता कंपैरिजन करने के लिए तो कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है, AM और FM में कंपैरिजन करने के लिए तो आप अपने से कंपेयर कर सकते हैं। एक में AM में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, FM में फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, इसमें ये होता है, उसमें M की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, इसमें N की वैल्यू 1 से कम होती है, उसमें जो होता है वाइड फिडेबिलिटी होता है और रेंज बढ़िया होता है, नॉइजी रिसेप्शन नहीं होता, क्वालिटी अच्छा होता है FM में, उसमें FM में अच्छा क्वालिटी नहीं होता। ये सब क्या है, ये सब बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब आते हैं डी मॉड्यूलेशन के, अभी तक सब मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ते हैं, अब नया टॉपिक है डी मॉड्यूलेशन। बस ये एक टॉपिक है, इसमें जो कैसे कैसे डी मॉड्यूलेशन होता है, क्या क्या तरीका है, वो पढ़ेंगे और उस पढ़ने के बाद चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। डी मॉड्यूलेशन, द रिकवरिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव, the recovery of a signal from a modulated wave, the extracting of the signal from a modulated wave is known as a demodulation। ठीक है, अब हम सिग्नल का एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, हमारा रिसीविंग एंटीना रिसीव कर रहा है छोटा सा पार्ट को, स्टेशन सेलेक्टर है, उसमें से सेलेक्ट कर रहा है कौन सा वाला है कि रेडियो मिर्ची वाला सुनना है कि हमको कौन सा सुनना है। ठीक है, सेलेक्टर का मतलब जो हमारा मोबाइल रिसीवर होता है कि रेडियो मिर्ची को सेलेक्ट कर रहे हैं या रेड FM को भी सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मंत्रा को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने रेड FM को सिलेक्ट किया रेडियो मिर्ची को, तो ये रेडियो सिलेक्शन स्टेशन सेलेक्टर होता है, जो स्टेशन को हम लोग विद्या भारती जो भी उसको सेलेक्ट कर लिए। अब जो भी वेव आएगा, जो भी सिग्नल होगा, उसको जो है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करते हैं और उसको अगर स्पीकर पर डाल देते हैं। नॉर्मली ये प्रोसेस जो नॉर्मली होता था, ये प्रोसेस क्या करते हैं, कोई साउंड नहीं आता, स्पीकर नहीं बजता है, जो डायफ्राम होता है वो जो होता है, जो लेयर होता है कोई स्पीकर का, ठीक है, ये जो मैग्नेट होता है, डायफ्राम जो होता है वो हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलता है कि जिस इनर्शिया से ऐसे वेव जाता है उसी इनर्शिया से नेगेटिव में चल जाता है। मतलब अब जिस स्पीड से अपना फेज जैसे ही वो उधर जाता है तो एक फोर्स उसको ऐसे अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे वो तो जा रहा होता है तब उसको एक फोर्स इधर खींच लेता है। मतलब अल्टरनेटिंग सिग्नल की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अल्टरनेटिंग सिग्नल की वजह से क्या होता है कि वो हिल पे नहीं करता है। नहीं समझे, देखो जिसको हम बोल रहे हैं धीरे धीरे, तो हम कितना फ्रिक्वेंसी तक बोल सकते हैं, 20 से 20 किलोहर्ट्ज़, 20 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी तक बोल सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट हम फेड कर देते हैं ना कैरियर वेव को बिना निकाले, बस यहाँ से हम लिए और उसको डेल दिए, कैरियर वेव को निकाले ही नहीं, मॉड्यूलेटेड वेव से कैरियर वेव को निकाले ही नहीं। और कैरियर वेव इसमें तो कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 400-500 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होगी, तो क्या होगा, जैसे ही जाएगा तो ऐसे घींच देगा, फिर जाएगा फिर घींच, मतलब हम उधर जा ही रहे हैं कि घींच देगा। ठीक है, तो जो न जा पाएगा ना वहीं रह पाएगा, इनर वहीं फिर रुका रहेगा। ठीक है, लेकिन हम जब सिर्फ सिग्नल इसमें जा रहा होता है तब कैसे बचता है, तो कोई दे दिया, कोई ढकेल दिया, गया उधर, जैसे उधर गया, फिर कोई इधर खींच दिया तो फिर आया। ठीक है, तो खींचने और जाने और आने में, यानी ढकेलने और खींचने में टाइम का है, टाइमिंग लगता है, इस वजह से क्या होता है, ये उधर चला जाता है। लेकिन जैसे ही उधर कोई ढकेला उधर से फिर कोई खींच रहा है एक तरफ से, तो एक ही जगह रहेगा। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी होने पर जो टाइमिंग घट जाता है, टाइमिंग घटने से क्या हो कि स्पीड जो है कि बहुत ज़्यादा होने से फ्रिक्वेंसी घट जाता है, और ये डायफ्राम है 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी तक के रिस्पॉन्ड कर सकता है, उससे अगर हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ऐसे चुपचाप पड़ा रहेगा ऐसा ही। ठीक है, तो कोई चीज़ का कैपेबिलिटी हो, फ्रिक्वेंसी का लिमिट होता है, उससे अधिक इसको हिलाएंगे हिल पे नहीं, इतना तेज हिलेगा कि वो लगेगा दिख रहा है, और हमारा डायग्राम क्या होगा, चुपचाप खड़े रहेगा, कोई साउंड उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और भी बारीकी से कुछ न कुछ प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो एसेंशियल्स जो होता है डी मॉड्यूलेशन के एसेंशियल्स क्या होते हैं, ये नहीं होते, इनके बीच में भी मिक्सर होगा, डिटेक्टर होगा, ठीक है, RF होगा, फिल्टर होगा, फिर उसके बाद फिर एम्पलीफाई होगा, फिर भेजेगा, तो सारे प्रोसेस को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एसेंशियल इन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, ये हमारा जो है कि मॉड्यूलेटेड वेव जिसमें सिग्नल है और कैरियर है, साइड बैंड है, अपर हाफ है, लोअर हाफ है, ये बताया गया था। ठीक है, इसको पहला स्टेप क्या होता है ना डीमॉड्यूलेट करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करते हैं।
जैसे ही रेक्टिफाई करते हैं ना, तो रेक्टिफाई जैसे ही करते हैं तो नीचे वाला भाग को रेक्टिफाई हो जाता है, तो नीचे वाला भाग कट जाता है, ओनली पॉजिटिव भाग आता है। ठीक है, तो ओनली पॉजिटिव भाग आता है, पॉजिटिव भाग वैसा दिखता है। ठीक है, पॉजिटिव भाग कैसा वैसा दिखता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, पॉजिटिव भाग दिखने के बाद क्या होता है, उसमें एवरेज जो वैल्यू होती है उसको चूज़ करते हैं, सेंटर को चूज़ करते हैं, जिसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसे 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 एवरेज वैल्यू जो एवरेज वैल्यू एक एवरेज जो होता है वेव को हम ड्रॉ करते हैं, एज्यूम करते हैं, ये एवरेज वैल्यू उसी के शेप का होगा, उसी के फ्रिक्वेंसी के होगा, बस एम्पलीट्यूड इसका आधा हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी और शेप वेव सब जो होगा वो ऊपर वाले जो होता है सिग्नल का उसी के अकॉर्डिंग होगा। पहला काम होता है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है कि आप कैरियर वेव जो होता है ना उसको हटाते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेट कैरियर वेव, सेपरेट सिग्नल फ्रॉम कैरियर वेव, ऑडियो फ्रॉम कैरियर वेव। ठीक है, कैरियर इस कैसे होता है, तो फिल्टर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो L होता है, C होता है। ठीक है, कॉइल होता है और इंडक्टर होता है। ठीक है, पढ़ेंगे सब, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो रेक्टिफाई क्यों करते हैं, मतलब रेक्टिफाई इसलिए करते हैं किसी फ्रीक्वेंसी जो दुगनी थी उसकी फ्रीक्वेंसी आधी हो जाए, पहली बात। ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी आधी हो जाए। अब कैरियर फ्रीक्वेंसी आधी हो गई तो आधे को जो है कि आधा तो खत्म हो गया, रेक्टिफाई हो गया, आधा क्या, आधा को फिल्टर करना आसान रहेगा। फिल्टर करने के लिए क्या होता है कि ये जो होता है कैरियर इतना तेज करता है, इतना ज़्यादा ही ऐसे ऐसे करता है, ऐसे 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 करता है, डीसी जैसा लगता है। ठीक है, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी है तो डीसी जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए एल और सी लगा के जो है कि फिल्टर्स बाईपास ट्यून सर्किट या बाईपास सर्किट लगा के उसको निकालते हैं। ठीक है, ताकि हमारा स्पीकर बजे। ठीक है, हमको ज़्यादा इक्विपमेंट महंगा ना पड़े, इसलिए इसको हाफ है, पहले इसको हाफ करते हैं, उसके बाद इसको एनर्जी को पहले हाफ हो जाएगा, तब उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम डायोड के डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। डिटेक्टर क्या होता है सब बताएंगे। दोस्तों देखो, AM डायोड डिटेक्टर क्या होता है, अभी मैंने बताया कि यहाँ सिग्नल आया, ट्रांसमिटिंग एरिया से सिग्नल, एंटीना से सिग्नल अंदर आता है, यहाँ पे L है, ये इंडक्टर है। ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी सीधा अंदर जा रहा है, तो कैसे इसको हमने जो है कि ये टनल, ये ट्यून सर्किट लगा के हमने इसको कैसे इसको रेक्टिफाई किया, आधा किया, उसके बाद हमने जो है कि टैंक सर्किट लगा के बढ़िया से उसको जो है कि, ठीक है, उससे हमने जो है कैरियर वेव पर निकाल दिया और सी पॉजिटिव सिग्नल मिला हमें, और यहाँ पे सिग्नल को स्पीकर में दे दिए और स्पीकर हमारा बच पड़ा। ठीक है, तो ये सारे तो यही मेन प्रोसेस होता है। आप ठीक है, यहाँ से यहाँ डिजिट काम डिटेक्टर का है, फिर ये काम क्या करता है, ये डिटेक्टर है, ये एम्पलीफायर है, यहाँ पे RF AF का मिक्सिंग उसिंग का भी काम चल रहा होता है। ठीक है, और ये सिंपल सा ये होता है, यही डिटेक्टर है, मेन डिटेक्टर में इतना काम हो रहा होता है। तो सिग्नल आता है, उसको इतना डिटेक्ट करके उसको रेक्टिफाई करके फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके सिग्नल निकाल देना, उसी बोलते हैं क्या, डिटेक्टर। ठीक है, ये काम होता है। और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसकी वैल्यू इतना इसका वैल्यू होता है ताकि वो इसके कैरियर वेव को बैंड पास कर दे, बाईपास कर दे, वहाँ से यहाँ से निकाल दे और सी पर सी ऐसी सिग्नल वहाँ से क्रॉस हो जाए। ठीक है, बाकी सब आप समझ ही रहे हो, ये ट्यून्ड एम्पलीफायर, ये ट्यून्ड ट्रांजिस्टर है। ठीक है, बाकी सब आप देख ही रहे हो, सब समझ रहे हो। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बारीकी समझते हैं। AM रेडियो रिसीवर क्या रिसीवर कैसे रिसीव होता है, हम फुल प्रोसेस समझते हैं, मुंह के बोलने से लेके काम की सुनने तक सब समझते हैं। नहीं समझिए, मैंने बोला अगला फ़ोन से बात किया या मैं रेडियो में हूँ, रेडियो मिर्ची RJ हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अगला सुन रहा है, कैसे अपने रेडियो पर कैसे सुन रहा है मुझे, देखिए पूरा प्रोसेस समझते हैं।
ये पूरा रेडियो वेव का जो भी रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो रिसीवर कैसे काम कर रहा होता है, कैसे ट्रांसमिट कर रहा होता है, सब है। ये एक बंदा है कि मैं हूँ जो माइक पे कुछ बोल रहा हूँ, मैं से समथिंग माइक पे कुछ बोल रहा हूँ, इस फॉर्म में सिग्नल ये जो है कि और कैरियर वेव के साथ जुड़ के ये मॉड्यूलेटेड वेव हो गया है। ठीक है, अब हमने इसको टावर ट्रांसमिट कर दिया, टावर के थ्रू, ठीक, ट्रांसमिट कर दिया, एयर में ट्रांसमिट कर दिया। अब ये टावर जो है कि थ्रू ये और जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट हो गया। अब उसी जगह दूसरा टावर इसको रिसीव करते हैं, टावर इसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ऐसा हमें दिखा, ठीक, मुझे ये टावर ट्रांसमिट कर दिया। अभी एक एंटीना मेरे मोबाइल में लगा हुआ था, ये मेरे रेडियो में एंटीना लगा हुआ था, एंटीना इस वाले को कैप्चर किया, फिर उसको रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने के बाद उसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद उसको जो है कि उसमें से कैरियर सर्किट को निकाल दिया, निकालने के बाद उसमें हमको साउंड दे दिया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा ऑडियो एम्पलीफायर, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर। इसमें क्या क्या फ़ायदा है, इसमें क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो उसमें जो मैंने फिगर बनाया था उसमें क्या, रिसीविंग एरियल मस्ट इंटरसेप्ट द पोर्शन ऑफ पासिंग रेडियो। जो रिसीविंग एरिया जो होता है वहाँ होना चाहिए जहाँ से ये पास कर रहा होता है, ये तो आपको मालूम ही है। दूसरा पॉइंट क्या, द रिसीवर मस्ट सेलेक्ट अ डिजायर्ड वेवलेंथ फॉर नंबर ऑफ रेडियो इंटरसेप्टेड बाय रिसीविंग इन द पर्पस ऑफ एलसीडी यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे ट्यून्ड इसको यहाँ से इसको ट्यून एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको साउंड अच्छे सुनाई दे। ठीक है, टाइप ऑफ एएम रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो रिसीवर है कितने तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन रिसीवर, दूसरा होता है क्या, सुपर हेटेरोडाइन। ठीक है, तो स्टेट रिसीवर सिंपल सा होता है, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। वर्ल्ड वार पहले उसको इस्तेमाल करते थे, वर्ल्ड वार के बाद या वर्ल्ड वार के समय से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1942 से या 1940 से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सुपर हेटेरोडाइन। सुपर मतलब सुपरसोनिक हेटेरोडाइन का उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट रेडियो रिसीवर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सा होता है। उसको डायरेक्ट जो है देने के लिए, देने से पहले क्या होता है, डिटेक्टर में डालते, डिटेक्टर में डालने के बाद क्या करते हैं उसको, जो भी मैंने पढ़ा इसके पहले जो पढ़ा डिटेक्टर पढ़ रहा था हमने, डायोड डिटेक्टर, वो सब स्टेट में था। ठीक है, यहाँ से इसको रिसीव किया, यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगाया, ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर, फिर यहाँ पे डिटेक्टर लगाया, डिटेक्ट किया, डिटेक्ट में स्पीकर लगाया, स्पीक बजा दिया। ठीक है, ये था स्टेट लाइन, स्टेट रेडियो रिसीवर। लेकिन अब ये रिसीवर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जो रिसीवर इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं क्या, सुपर हेटेरोडाइन। सुपर हेटेरोडाइन यानी, ठीक है, सुपर में सुपरसोनिक हेटेरोडाइन होता है। इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में निकाला गया था। ठीक है, एडविन एच के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, मेजर एडविन एच के द्वारा। इसमें क्या होता है, डिटेक्टर के बाद क्या होता है कि मिक्सर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। मिक्सर सर्किट में क्या होता है कि जो स्टेशन होता है उसके पास खुद का लोकल ऑसिलेटर होता है, और जो फ्रिक्वेंसी कैरियर फ्रिक्वेंसी होता है वो तो होता ही है, उसको तो रिसीव करते ही करते हैं। उसके साथ साथ क्या हम करते हैं कि और लोकल ऑसिलेटर को इस्तेमाल करते हैं, और एक मिक्सिंग टाइप का एक डिवाइस होता है उसमें मिक्स कर देते हैं, मिक्सर जिसको बोलते हैं, उसमें उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी हो जाता है। इस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जो होता है 442 हर्ट्स किलो हर्ट्स का होता है। इसी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जो होता है कांस्टेंट होता है, और इसी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के बाद जो होता है, ठीक है, कि हम डिटेक्टर लगाते हैं, और डिटेक्टर लगाने के बाद फिर उसको डिटेक्टर काम क्या होता है, सिग्नल को निकालना और मॉड्यूलेटेड वेव से, फिर उसको एम्पलीफाई करके साउंड को देखना। इतना सब कुछ हम करते हैं। ठीक है, तो सुपर
हेटेरोडाइन रिसीवर ज़रा कुछ नहीं होता है, इंटरमीडिएट जो होता है क्या फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने में हेल्प करता है बाय ट्रांसवर्स ऑफ लोकल ऑसिलेटर से, और जो फ्रिक्वेंसी आ रहा है जो कैरियर वेव मॉड्यूलेटर फ्रिक्वेंसी उसको मिला के मिक्सिंग वेव में डाल के मिक्स करके जो एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, जिसको 455 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है उसकी, जिसको इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, सेंटर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग उसी को फिक्स होता है, ठीक है, और उसी से फिर इसको निकालते हैं, ज़्यादा कुछ में नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस यही होता है। तो टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो कुछ नहीं हो, सब कुछ वही होता है, नथिंग विल बी चेंज। ये रेडियो रिसीवर होता है। देखो पहले सुपर डाइन के देख लेते हैं कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो वो देखो ये हम रिसीव किया, यहाँ पे एम्पलीफायर था हमारा, क्योंकि बोलते हैं एम्पलीफायर पे होगा तो बहुत छोटा सा सिग्नल का क्वांटिटी जो होगी हमको रिसीव होता है, तो इसको हम एम्पलीफाई करने के लिए ऑडियो एम्पलीफायर लगाते हैं। ऑडियो एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करता है। अब एम्पलीफाई करने के बाद जो है कि एम्पलीफाई करने के बाद एक मिक्सर, यहाँ मिक्सर रहता है, ठीक है, मिक्सर हो गया। ये थोड़ा सा वेव की वैल्यू बढ़ा ही होगी, अब इसको उसमें डाल दिया, और ये इसके यहाँ से एक यहाँ ऑसिलेटर लगा होता है, लोकल ऑसिलेटर बोलते हैं इसको, ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेटर। अब इस ऑसिलेटर में भी कुछ जनरेट वेव होता है, इसको इसमें डाल देता है, और इसके बाद जो ये वेव निकलता है ये कहता है 445 किलो हर्ट्ज निकलता है। इसी हर्ट्ज को क्या बोलते हैं, इसी फ्रिक्वेंसी क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, f2 माइनस f1। f2 की वैल्यू क्या होती है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी आ रहा है ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है, ये f2 फ्रिक्वेंसी है। और ये जो फ्रिक्वेंसी इसको f1 फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो लोकल फ्रिक्वेंसी जो होता है ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी f1 होती है, और जो फ्रिक्वेंसी रिसीव करके एम्पलीफाई करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी f2 होती है। दोनों का डिफरेंस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होता है। इसका जो रेंज होता है ना, इसका रेंज होता है कितना, 600 से लेकर 1600 तक, ठीक है। रेंज के बारे में बात करेंगे अच्छे से, तो होता है, ठीक है, बहुत हैवी अमाउंट में इसका रेंज होता है। इसका एडवांटेज यही है कि इसका रेंज जो होता है काफ़ी अच्छा खासा रेंज होता है, ठीक है। 540 से लेकर 1600 लेकर 405, ठीक है। इसका जो होता है रेंज क्या होता है, 540 से लेके 1600 हर्ट्ज तक इसका रेंज होता है, किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, किलो हर्ट्ज तक इसका रेंज सुपर डाइन का रेंज होता है। ये इंटरमीडिएट जो फ्रिक्वेंसी होता है इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिक्स होता है, कितना फ्रिक्वेंसी कम आए उसे अकॉर्डिंग इसको मुझसे घटाएगा, और इसकी वैल्यू जो होती है 445 455 वो फिक्स होती है, इसको इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल से इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है ये हमारा फिक्स है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो आगे ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो आगे जो हम एम्पलीफायर लगाएंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू का लगाएंगे, हमको इतना ही का डिग्री का हमको फिल्टर करना है, तो इसको और अच्छे से फिल्टर कर पाएगा। फिल्टर करने से क्या होता है कि और अच्छे से रिसेप्शन मिलता है, जो हमको मिलता है, जो हम रिसीव कर पाते हैं, और उसकी साउंड क्वालिटी होती है और बेटर हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, गुड हो जाती है, ठीक है। तो इसकी स्टेज में क्या होता है, पहला स्टेज क्या होता है, आरएफ होता है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर स्टेज होता है, सॉरी ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी हुआ तो बस सिग्नल हमारा थोड़ी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव होता है ना, उसको हमको रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ सिग्नल फ्रिक्वेंसी आती है, और आरएफ होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर लगाएंगे ताकि बड़का वाला सिग्नल को ये एम्पलीफाई करता है। फिर उसके बाद मिक्सर होता है, ऑसिलेटर में मिक्सर देते हैं, यहाँ के बाद आपको इंटरमीडिएट वाला मिलता है, इंटरमीडिएट 445 हर्ट्ज का एम्पलीफायर, ठीक है। IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, इसको यहाँ लगाते हैं, यहाँ IF लगाते हैं। IF लगाने के लिए आपको यहाँ फिगर दिखा देते हैं, देख लो, ठीक है, यही फिगर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिटेक्टर लगाते हैं, डिटेक्टर, ठीक है, डिटेक्टर का ऑप्शन पाऊंगा। फिर डिटेक्टर के बाद फिर ऑडियो एम्पलीफायर यहाँ लगाते हैं, क्योंकि अब डिटेक्टर के बाद सिग्नल निकाल लिया, कैरियर सिग्नल निकल गया, अब सिर्फ ऑडियो बच गया। ऑडियो सिग्नल को फिर हम क्या करते हैं, उसमें दे देते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीकर में, और हमारा गाना बजने लगता है, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है सुपर सर्किट के, एडवांटेज यही है
भैया, ठीक है। RF हाई RF एम्पलीफिकेशन होता है, इसका जो एम्पलीफिकेशन होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हो गया। अभी कांस्टेंट का इसके बाद एम्पलीफिकेशन हो जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे थोड़ा सा मिला, कुछ ये दे दिया, मिल के इतना बना दिया, तो उसका फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जो होता है एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होता है, सेलेक्टिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्वालिटी ज़्यादा होता है, सस्ता पड़ता है, ठीक है। FM रिसीवर के बारे में बात करते हैं तो FM रिसीवर क्या होता है, जो हमारे इंडिया में तो यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी रेयरली यूज़ होता है, लेकिन उसमें ज़रा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें एक वर्ड आता है लिमिटर, ठीक है। लिमिटर शब्द के जो आप यूज़ करते हैं, लिमिटर, लिमिटर क्या करता है कि चलो बता देते हैं तो मिक्स हो जाएगा। चलो देखो, ये सुपर हेट्रोडाइन जो है कि सर्किट का डायग्राम है। ये रिसीव किए RF रेडियो फ्रिक्वेंसी के एम्पलीफायर लगा के इसको जो है कि एम्पलीफाई करते हैं, फिर इसको मिक्सर में भेजते हैं। मिक्सर में भेजने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसको डायग्राम के पास अच्छे से समझते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें से जो C है ना, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाता है, कैपेसिटर इससे कंट्रोल होता है, साफ्ट डिवाइस से देखो होता है, घुमाता रहता है डिवाइस को, ठीक है। उससे जो होता है फेज और ये चिन्ह होता है। इतना नहीं समझने, इतना पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। बस ये मिक्सर और ये सब ब्लॉक डायग्राम समझना है। RF होता है, मिक्सर होता है, यहाँ से ये जो ऑसिलेटर उसको देता है और देने के बाद आउटपुट निकलता है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी निकलता है, क्या बोलते हैं 444 455 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी निकलता है, जो कि उसको इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करने के बाद डिटेक्टर के पास भेजता है। डिटेक्टर क्या करता है, उसको रेक्टिफाई करता है, रेक्टिफाई करने में उसको सेपरेट करता है सिग्नल को मॉड्यूलेटेड वेव से, और फिर वहाँ पे जब थोड़ा सिग्नल आता है तो उसको एम्पलीफाई करता है इतना अमाउंट, इतना सफिशिएंट अमाउंट में, ताकि वो स्पीकर बच सके, ठीक है। फिर सिग्नल के यहाँ पे इस पर दे देता है, ऑडियो एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करता है, फिर उसको स्पीकर दे देता है और स्पीकर दन 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 लगता है बजने, ठीक है। ये बेसिकली ये होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या, सस्ता पड़ता है, अच्छा पड़ता है, और क्या एफिशिएंसी भी अच्छी है, और यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन होता है अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, रेडियो एम्पलीफिकेशन होता है। डिटेक्टर से गुजरने से पहले रेडियो एम्पलीफिकेशन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इस पोर्शन में या इस पोर्शन में जाने से पहले, इस पोर्शन में जाने तक, यानी यहाँ तक, इस पूरा नहीं, यहाँ एंड तक नहीं, यहाँ तक, या यहाँ पूरा यहाँ तक, इस पोर्शन तक क्या होता है कि रेडियो वेव रहता है। इस पोर्शन के बाद क्या होता है, ऑडियो वेव हो जाता है। ऑडियो वेव क्योंकि वहाँ से ऑडियो निकल जाता है, रेडियो वेव खत्म हो जाता है, कैरियर वेव निकल जाता है और ऑडियो वेव आते भी जाता है। तो यहाँ डिटेक्टर तक तो कैरियर वेव जाता है बाबू, उसके बाद फिर कैरियर वेव नहीं जाता है, ठीक है, समझ गया। चलो ठीक है, ये बेसिकली ये था, ठीक है। इसमें बस एक ही चीज़ जो है बढ़ जाता है, अगर FM रिसीवर ये की बात करें, अगर ये रेडियो रिसीवर था, अगर FM रिसीवर की बात करें तो FM रिसीवर में ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ें की वैल्यू बढ़ जाती है, उसको भी डायग्राम से बता देते हैं। जो इतना भारी नहीं पड़ा तो वो भारी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उसको बताते हैं। फ्रेंड्स, ये फिगर है आपका FM रिसीवर का। FM रिसीवर में क्या रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद RF होता है, RF के बाद जाता है मिक्सर में, ठीक है, और यहीं से लोकल ऑसिलेटर से भी जाता है वेव, और यहाँ पे जो निकलने के बाद ये निकलता है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी निकलता है। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी क्या होता है, FM में होता है 10.7 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। 455 जो होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है, लेकिन FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ये 10.7 यानी 10.7 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, और इस फ्रिक्वेंसी का रेंज होता है 88 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से लेके 108 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक। जो रेडियो में हम गाना सुन रहे होते हैं, पहले बुक में इसको मेंटेन नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया है। पहले जब ये छपा था 1940 में, तो इसका इस्तेमाल भारत में नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे भारत में फिर इसका इस्तेमाल होने लगा। रेडियो का आविष्कार हुआ तो उसके बाद भारत में इसका काम होने लगा, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले टीवी का आविष्कार हुआ तो उसके बाद रेडियो का आविष्कार हुआ था, ठीक है। जो टीवी हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में काम करता था, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत पुराना है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन नया है, और ये नया होने की वजह से रेडियो का जो है आविष्कार लेट में हुआ था, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे हम आज जमाने रेडियो का इस्तेमाल काफ़ी कर रहे हैं। रेडियो का इस्तेमाल काफ़ी करने से क्या हो रहा है, एक समय आया था 1970 के आसपास भारत में जो रेडियो का आविष्कार हुआ था, ठीक है।
तो उससे उसके से उस समय से रेडियो, हमारे भारत में रेडियो बजाया जाता था अच्छे अमाउंट में। तो हमारे इंडिया में 1970 के आसपास फ्रिक्वेंसी हमारे यहाँ FM आ चुका था। ये बुक का जो एडिशन है उसके पहले का है, इसलिए उसको नहीं दिया। ठीक है, हमारा FM आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से हमने इसको रिसीव किया। मतलब ये देखो मेरी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है। इस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के बाद क्या है फ्रेंड्स, लिमिटर है। लिमिट क्या करता है कि ये बहुत यहाँ पे क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, नियरली रहता है, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं रहता है। यहाँ लिमिटर का काम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी छेड़छाड़ नहीं करता, वो छेड़छाड़ कितना एम्पलीट्यूड से करता है। कैसे करता है देखो, मान लो ये वेव है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमने लगा दी लिमिटर, हमने लिमिटर लगा दिया, लिमिटर लगा दिया, ठीक है। अब लिमिटर लगाने से क्या होगा फ्रेंड्स, आप देखो क्या अंतर आता है। लिमिटर लगाने से क्या होगा, जो इसका एम्पलीट्यूड अनइक्वल था उसका एम्पलीट्यूड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना, सबका एम्पलीट्यूड बराबर हो गया सारे वेव का। तो लिमिटर लगाने से क्या होता है, सबका एम्पलीट्यूड क्या होता है, अरेंज हो जाता है और सब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं। इस यही काम होता है लिमिटर का, ठीक है। ये हमारा जो है कि FM मॉड्यूलेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिमिटर एक यही वर्ड है जिसको बोलते हैं क्या, लिमिटर, जो अलग से हम लगाया करते हैं, ठीक है। लिमिटर जो है कि और डिस्क्रिमिनेटर भी इसको, ठीक है। और डिटेक्टर जो होता है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। ये डिस्क्रिमिनेट करता है कैरियर वेव को आने से, रोकता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, नहीं भैया तुम कैरियर वेव को नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को आना है, ठीक है। तो इसमें दो नए चीज़ एडवांस लगाए जाते हैं जिसको बोलते हैं लिमिटर, और डिटेक्टर को ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। नाम चेंज इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। तो ये वाला पोर्सन और ये वाला पोर्सन नाम चेंज होने की वजह से इसको बोल रहा है डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर अलग हो गया भाई, लिमिटर डिस्क्रिमिनेटर। तो दो नए कंपोनेंट लगते हैं, पहला का लिमिटर है, दूसरा का लिमिटर, और दूसरा डिटेक्टर। डिटेक्टर का स्पेशल टाइप डिटेक्टर होता है, इसको डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं। बहुत अच्छे से जो है कि उसको क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो क्या बोलते हैं, टनल वाला डायोड नहीं इस्तेमाल करते, टनल वाला डायोड नहीं इस्तेमाल करते हैं इसमें, और इस 5 जो होता है डायोड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डिटेक्टर डिस्क्रिमिनेटर कहलाता है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। फिर ऑडियो, यहाँ से फिर ये सिर्फ ऑडियो बच गया, ऑडियो एम्पलीफायर लग गया और उसके स्पीकर में गाना बज जाना, ठीक है। ये था हमारा कुछ का डिफरेंस बिटवीन FM एंड AM के बारे में बात कर लें, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का रेंज जो होता है ज़्यादा होता है, उसकी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जो होती है, रेंज जो होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्या होता है, 88 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 10.7 मेगाहर्ट्ज, 10.7 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। 10.7 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होता है, ऊपर नीचे सी के होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ इसमें क्या होता है, इसमें लिमिनेटर और डिस्क्रिमिनेटर दो टाइप के अलग से कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जो उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नहीं लगाए जाते हैं। इसमें फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट होता है, मॉड्यूलेशन होता है, सिग्नल के इंटेंसिटी के हिसाब से जो है कैरियर वेव जो चेंज करता है अपनी फ्रिक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड को नहीं चेंज करता है। लेकिन एम्पलीट्यूड में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, सिग्नल की क्या इंटेंसिटी या कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए अपने हिसाब से वो उसमें हम चेंज करता है कैरियर में, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें जिसका रेंज जो होता है वो होता है 540 से लेकर 1600 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। 540 किलो हर्ट्ज से लेके 1600 किलो हर्ट्ज तक जो होता है इसका फ्रिक्वेंसी होता है। इसका इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी 455 किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है।
और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका बैंडविड्थ जो होता है, इसका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है, इसका बैंडविड्थ कम होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉडल से बैंडविड्थ कम होने से क्या होता है कि हम जैसे करते हैं तो सर्च कर रहे हैं 98.5 रेड एफएम, हल्का से ऊपर नीचे होता है तो हम मंत्रा मेरे में पकड़ने लगता है, बिग एफएम लगता है पकड़ने। तो रिसेप्शन का जो होता है ना, कंजक्शन मतलब इंटर कनेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लो एक पॉइंट पे पर्टिकुलर पे बज रहा है गाना, कोई रेडियो का है, ठीक है, स्टेशन में हल्का सा इधर हुआ, डेविएट हुआ, तुरंत दूसरे लगता है गाना बजने, उसी रेडियो स्टेशन दूसरा लगता है गाना बजने हल्का हल्का। तो ये क्या है, तो ये मैक्सिमम किस में होता है, ये मैक्सिमम होता है रेडियो क्या होते हैं, एएम में होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है। कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप होता है, मेगाहर्ट्ज़ का गैप होता है एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के बीच में, इंटर कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मतलब रिसेप्शन में क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बात समझ रहे हैं, इंटरफेरेंस नहीं होता, यस इंटरफेरेंस नहीं होता, दूसरे का एक का दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं होता, इंटरफेयर नहीं होता है, इस वजह से अच्छा साउंड क्वालिटी सुनाई देता है, ठीक है, एफएम में, जो कि एएम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस थे और ये आज एक टॉपिक था, ज़रा कुछ इसमें है ना रूटीन पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया, याद करने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, बाकी उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और आई हैव मेरे में ज़रा मतलब पॉसिबिलिटीज़ है मेरे तरफ से, मेरे हिसाब से, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नियरली एक आध दो आएंगे, या फिर ब्लॉक डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने हर चीज़ को ब्लॉक डायग्राम को बताया है, ठीक है। आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है रेगुलेटेड डीसी सप्लाई, ठीक है, तो रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई या सप्लाई जो भी, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए होम ग्रोन और टेक्निकल साइंस चैनल, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर अंडर प्रिविलेज्ड एंड द पर्सन हु कांट अफोर्ड और हु कांट गो टू स्कूल, उनके लिए वीडियो है, ठीक है। गो फॉर इट, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ पाएँ। कोई भी क्वेश्चन हो हमें व्हाट्सअप करें, हमें मेल करें और हमें कमेंट करें, ताकि हम अपने जो चैनल है उसको और अच्छा बना पाएँ, ताकि आपको और बेहतर सर्व करने में हमें अपॉर्चुनिटी मिले, ओके। मिलते रहिए, देखते रहिए, मिलते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।